सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई एक देश दूसरे देश के नेता को पकड़ने के लिए अपनी सारी सरहदें लांघ जाए। अगर देशों को अलग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून की रेखाएं ही मिटा दी जाएं। वेनेजुएला में ठीक यही हुआ। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का कोई मतलब बचा भी है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को जिसने दुनिया को हिलाकर रख दी। अगर हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ो। ये शब्द थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के। अपने राष्ट्रपति महल की सुरक्षा में बैठे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को सीधी चुनौती दे डाली। ये एक ऐसी ललकार थी जिसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। और अमेरिका ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। रात के अंधेरे में जो कल तक सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी लग रही थी, वो देखते ही देखते एक असली सैन्य हमले में बदल गई। मादुरो की चुनौती का जवाब उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा ताकत से दिया गया। तो चलिए अब सीधे उस रात की कहानी पर चलते हैं। देखिए, ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी। ये एक देश के नेता को हटाने के लिए बनाया गया एक बेहद तेज, सटीक और जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन था। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये जो टाइमलाइन है ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। रात के 1 बजे हवाई हमलों ने वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया। 2:15 बजे तक डेल्टा फोर्स राष्ट्रपति के महल के अंदर थी और सुबह के 3:30 बजने से पहले ही मादुरो को वेनेजुएला से बाहर ले जाया जा चुका था। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर एक संप्रभु राष्ट्र के नेता को पकड़ लिया गया था। और इस सब के दौरान व्हाइट हाउस में बैठे राष्ट्रपति ट्रंप पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि ये अनुभव एक टीवी शो देखने जैसा था। सोचिए जरा, एक टीवी शो। ये शब्द ही बताते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे सत्ता के गलियारों में इस हमले को कैसे देखा जा रहा था। एक मनोरंजन की तरह, भू राजनीति की तरह नहीं। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने इतने बड़े और दुस्साहसी कदम को सही कैसे ठहराया। ऑफिशियल कहानी तो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की थी, लेकिन इसके पीछे तेल, पैसा और एक नई आक्रामक विदेश नीति की एक कहीं ज्यादा पेचीदा कहानी छिपी हुई थी। इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि ये ऑपरेशन अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करने का एक रास्ता था। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मिलिट्री एक्शन का असली आर्थिक मकसद इतनी सफाई से दुनिया के सामने रख दिया जाए। तो कागज पर वजहें बताई गईं, तानाशाही खत्म करना, ड्रग्स की तस्करी रोकना और लोगों को आज़ादी दिलाना। लेकिन इन ऊंचे ऊंचे आदर्शों के साथ साथ तेल का जिक्र भी साफ था। तो क्या ये वाकई एक मानवीय मिशन था या फिर आदर्शों के पर्दे में छिपा संसाधनों पर कब्जे का खेल? देखिए, ये जो हुआ ये अमेरिकी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मुनरो सिद्धांत, जिसके तहत अमेरिका दशकों से दूसरे देशों के मामलों में दखल न देने की बात करता था, उसे एक झटके में किनारे कर दिया गया और उसकी जगह ले ली डॉन रोज सिद्धांत ने। मतलब एक ऐसा नजरिया जहां अमेरिकी हित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और परंपराओं से कहीं ऊपर हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय नियमों को इतनी खुलेआम तोड़ा गया तो उम्मीद थी कि पूरी दुनिया से एक जोरदार आवाज उठेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दुनिया की प्रतिक्रिया एक गर्जना के बजाय एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसी थी। चलिए देखते हैं कि बड़े बड़े देशों ने इस पर क्या कहा या क्या नहीं कहा। यूरोप, जो अक्सर खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानून का रखवाला बताता है, उसने बस इतना कहा कि हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसमें अपने सबसे ताकतवर सहयोगी देश का विरोध करने से साफ साफ बचा गया। वेनेजुएला का सबसे करीबी सहयोगी रूस, उसने निंदा तो जोरदार की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब भालू गर्जा जरूर, पर उसने हमला नहीं किया। ये एक हैरान करने वाली कमजोर प्रतिक्रिया थी जो शायद ये दिखाती है कि वो अमेरिकी ताकत से सीधे टकराना नहीं चाहता था। चीन ने भी उम्मीद के मुताबिक विरोध किया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रही। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझे चीन के लिए वेनेजुएला पर एक सैद्धांतिक स्टैंड लेना शायद उतना जरूरी नहीं था। और संयुक्त राष्ट्र, जिसे इस पूरी ग्लोबल व्यवस्था का गार्डियन माना जाता है, वो गहरी चिंता जताने से ज्यादा कुछ नहीं कर सका। ये इस बात का साफ सबूत था कि जब कोई ताकतवर सदस्य नियम तोड़ने का फैसला कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के रखवाले कितने बेबस हो जाते हैं। तो जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, दुनिया पूरी तरह से बटी हुई थी।
कुछ देश कड़ी निंदा कर रहे थे, कुछ चुपचाप देख रहे थे और कुछ तो खुला समर्थन भी कर रहे थे। एक बात साफ थी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई एकता नहीं थी और इसी ने अमेरिका को बिना किसी अंजाम की परवाह किए एक्शन लेने की छूट दे दी। तो इस सब का असली मतलब क्या है? वेनेजुएला ऑपरेशन सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक मिसाल थी। एक ऐसी मिसाल जिसने ग्लोबल सिस्टम के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक दरवाजे खोल दिए हैं। एक ऐसा भविष्य जहां शायद किसी भी देश की संप्रभुता सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये सिर्फ एक तानाशाह को हटाने की कहानी है, या हम एक ऐसे पल को देख रहे हैं जिसने हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियम ही बदल दिए हैं? दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये सब कुछ एक शब्द पर आकर टिक जाता है, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। ये वो विचार है कि हर देश अपनी सीमाओं के अंदर आज़ाद है और अपने फैसले खुद ले सकता है। ये पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव है और वेनेजुएला ऑपरेशन ने उसी नींव पर एक जोरदार हथौड़ा चलाया। तो क्या अब यही है ताकत के नए नियम, कि किसी देश के प्राकृतिक संसाधन उस पर हमले का एक जायज़ कारण बन सकते हैं, कि संयुक्त राष्ट्र को खुलेआम नज़रअंदाज किया जा सकता है, कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस ही दुनिया का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, और क्या अब सिर्फ परमाणु हथियार वाले देश ही सच में सुरक्षित है? ये एक बहुत खतरनाक नई दुनिया की तस्वीर है। तो आखिर में जो बात सामने आती है वो काफ़ी डरावनी है। हम शायद एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर काम करने का नया तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अब वो नहीं जो किताबों में लिखा है, बल्कि वो है जिसे सबसे शक्तिशाली देश लागू करना चाहता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब ताकत ही कानून बन जाए तो बाकी दुनिया कहाँ जाए? उन देशों का क्या होगा जिनके पास अमेरिका जैसी सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं है? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये उस दुनिया का भविष्य है जिसमें हम सब रहते हैं।